वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये हमारी एक नई सीरीज शुरू हो रही है मेंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। इसमें प्रयास होगा कि GS 1 से लेकर GS 6 तक के सभी जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें जो भी इम्पोर्टेंट हैं स्टैटिक प्लस जीके सबको कवर किया जाए। और ये हमारी जो सीरीज़ है ये बाइलिंगुअल है। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे लाभ ले सकते हैं। अगर आप 2023 में मेंस दे रहे हैं तब भी ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी। यदि आप 2024 या 25 आप एम करते हैं मेंस देने का तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि इसमें हम स्टैटिक चीज़ों को भी कवर करेंगे और साथ में करंट अफेयर्स भी लेते हुए चलेंगे। तो ये सीरीज़ अगर आप सही से फॉलो करते हैं तो मैं आपको पक्का अश्योर कर सकती हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। और एक चीज़ और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लोग इसके लिए नोट्स बनाते हुए चलें। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर UPPCS के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे एग्जाम्स जैसे कि PCS, ROA, RO, BEO, इन सभी के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही UKPSC, BPSC, HCS जैसे एग्जाम्स के लिए भी पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। उनको ज्वाइन कर आप आसानी से अपने जो सिलेक्शन है उसके चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो इनसे संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। और साथ में अगर आपने हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको लाभ मिलता रहे। तो आइए अब हम देखते हैं। देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आपके पास GS के जितने भी पेपर हैं, अब तो 6 हो गए हैं, सारे 6 पेपरों की आपके पास एक एक नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप नोट्स बना रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, एक नोटबुक अलग बना लीजिए जिसमें जो हम इस सीरीज़ के अंतर्गत टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे उनको आप लिखिएगा, क्योंकि इस सीरीज़ में हम सभी GS के 6 पेपरों का प्रयास करेंगे टॉपिक्स को कवर करने का। तो अगर आपकी वो नोटबुक रहेगी तो आपके पास एक कलेक्शन रहेगा और जब आप इन 6 पेपर्स को अपने नोट से पढ़ेंगे तो उसके बाद आप उस हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ वाले जो भी टॉपिक्स होंगे उनके आपको लाइन टू लाइन कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कॉपी कर अपने नोट्स बना सकते हैं। पहला टॉपिक हम देखने वाले हैं विमेन इन जुडिशरी। देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब हम मेंस का एग्ज़ाम देते हैं तो मेंस के एग्ज़ाम में आप चाहे जितना भी पढ़ लें, कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पास ऐसा आएगा जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा। कोई कंटेंट आपका कोई भी उसके पास मैटर नहीं होगा आपके पास लिखने को। ठीक है। तो एक चीज़ की कोशिश ये कीजिएगा कि जैसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज विमेन इन जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका में महिलाएं, तो अब हम इसको डिस्कस करें। इससे पहले आप एक बार पॉज कीजिए वीडियो और सोचिए आपको क्या पता है महिलाओं की स्थिति के बारे में जुडिशरी में। क्या आपको कुछ इसके बारे में आइडिया है? थोड़ा तो आपको आइडिया होगा कि विमेन जो हैं वो जुडिशरी में उनकी इतनी ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं है। ठीक है। लेकिन आपको शायद इसके बारे में कुछ फैक्ट ना पता हो कि आप इस पॉइंट को अपने किसी फैक्ट या फिर किसी डेटा के द्वारा बता सकें। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो भी हम चीज़ पॉइंट पढ़ रहे हैं उससे संबंधित हमारे पास कुछ डेटा होना चाहिए। ठीक है। तो वो हम डेटा अब इसी सीरीज के अंतर्गत वो सब भी देखेंगे। लेकिन एक ये कोशिश ज़रूर किया कीजिए कि आपको क्या पता है। मान लीजिए अगर आपके सामने आ जाता है वो क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में, तो आप उसमें क्या लिखेंगे? अगर आपसे आ जाता है व्हाट इज द स्टेटस ऑफ विमेन इन जुडिशरी, विमेन का क्या स्थिति है, विमेन की महिलाओं की क्या स्थिति है जुडिशरी में, तो सबसे पहले अगर आपको इस आंसर को आपके सामने क्वेश्चन आता है तो इस आंसर को स्टार्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा डेटा चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई डेफिनेशन ऐसी तो है नहीं है कि आप डेफिनेशन के थ्रू बता सकें। तो डेटा के माध्यम से आप अपने आंसर को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप और उसको एलैबोरेट कर सकते हैं। डेटा के बाद किस पॉइंट्स पे एलैबोरेट कर सकते हैं कि विमेन की क्या स्थिति है, और अगर स्थिति बुरी है तो वो क्यों बुरी है, उसके क्या रीजंस हैं। उसके बाद आप बता सकते हैं कि इसको कैसे सुधारा जा सकता है। ऐसे ही आप आंसर को लिखेंगे। लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं वो आपके आंसर को एनहांस करने के लिए, आपके आंसर को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है उसमें बहुत मदद करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे जैसे पढ़ते हुए चलेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आती रहेंगी। जो लोग पहली बार देख रहे हैं 2024 और 25 वगैरह के लिए,
वो भी परेशान ना हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही हमको चीजें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं, जो भारत में न्यायाधीशों की कुल कार्यरत जनसंख्या है, इसमें महिलाओं का जो प्रतिशत है वो काफी कम है। अब कितना कम है? जो अधीनस्थ यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, इसमें लगभग 35% है। ठीक है। और हाई कोर्ट्स, उच्च न्यायालय में कितनी है? 13.2%। और सर्वोच्च न्यायालय में 12.5%। ये प्रतिशत है। एक चीज और सुन लीजिए, पहली क्लास है तो थोड़ा ज्यादा सुन लीजिए। देखिए क्या होता है कि हम जब स्टार्टिंग में पढ़ रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत डेटा रहता है, हम हर चीज का डेटा लर्न करेंगे, हर चीज को नोट करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल करते रहिए। लेकिन जब आपका मेंस आने वाला हो और जब आपके मेंस के लगभग 15-20 दिन या 1 महीना बचा हो, और तब जब आप रिवाइज कर रहे हो, तब आपको क्या करना है? तब आपको अपना डेटा जो है वो थोड़ा सा काटना छाटना है, और जो एक पेज लेना है और उसमें सारा डेटा लिख लेना है। जो जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको करना है। स्टार्टिंग में जब हम पढ़ते जाते हैं तो आपको लगेगा ये भी याद कर लें, अभी तो ये 3 ही चीजें आपके सामने, तो आप ये तीनों लर्न कर लेंगे। ठीक है। लेकिन जब एंड में बहुत ज्यादा डेटा हो जाएगा, डेटा का ओवरडोज हो जाएगा, तो ये अलग अलग सब याद नहीं रह पाएगा, जो प्रैक्टिकल नहीं है। तो अभी सब कुछ पढ़ते हुए चलिए, सब चीजें रिवाइज करते हुए चलिएगा, एंड में उसको शॉर्ट कर लीजिएगा। ठीक है। तो वो हम देखते हुए चलेंगे। फिलहाल हमने देख लिया कि ये स्थिति है। ठीक है। मैंने आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म में बताया, लेकिन हम टॉपिक को हर एस्पेक्ट में, हर डायमेंशन में कवर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस हम बेसिकली नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आउट ऑफ 11 women अपॉइंटेड एज सुप्रीम कोर्ट जजेस इन इंडिया, 5 वर अपॉइंटेड इन द लास्ट 3 years। यानी कि हमारे आज तक सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश अपॉइंट हुए हैं, उनमें से केवल 11 महिलाएं केवल नियुक्त हुई हैं, और जो 5 है 11 में से वो लास्ट 3 सालों में ही नियुक्त हुई हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं उनसे हमें काफी कुछ पता चलता है महिलाओं की स्थिति के बारे में। ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है ये जो महिलाओं का ग्रुप है, जो महिलाएं हैं सॉरी जुडिशरी में, ये केवल 15% है टोटल एडवोकेट्स इन द कंट्री की। यानी कि महिलाएं जो हैं ये कुल अधिवक्ताओं का केवल कितना प्रतिशत बनाती है? 15% बनाती है। अब पॉइंट आता है कि महिलाओं की स्थिति बुरी है, मान लिया हमने, तो अब इसमें आवश्यकता क्या है? क्या जरूरत है महिलाओं की जुडिशरी में? अगर नहीं है तब भी काम चल सकता है क्या? ठीक है। तो अगर आपसे नीड पे पूछ लिया जाए क्या जरूरत है, तो वही हम पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहले क्या पॉइंट आप लिखेंगे कि एक हमें समावेशी न्यायपालिका मिलेगी, यानी कि इंक्लूसिव। हम हर जगह पर देखते हैं कि किसकी बात हो रही है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट की। इंक्लूसिव मतलब समावेशी, जिसमें सभी लोग समाहित हो, चाहे वो निचले वर्ग का हो, चाहे वो किसी भी सेक्स का हो, किसी भी जेंडर का हो, जेंडर और सेक्स की बात हो गई, किसी भी जाति का हो। ठीक है। कोई ट्राइबल व्यक्ति हो या कोई अमीर व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो, सब लोग एक साथ, सबका विकास हो, उसी को हम कहते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो ये इंक्लूसिव जो वर्ड है ये इंक्लूड करने से बनता है, राइट। तो महिलाओं की सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि हमें समावेशी न्यायपालिका चाहिए, जिसमें दोनों जेंडर्स का रिप्रेजेंटेशन हो। इसमें आप क्या लिखेंगे? महिलाएं जो है लगभग आधी आबादी बनाती हैं, बिल्कुल सही बात है, इसलिए उनकी भागीदारी भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे बड़ा तो रीजन यही है कि जब वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन का हिस्सा है तो उनकी भागीदारी न्यायपालिका में होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं हम? विविधीकरण, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन। जैसे जैसे जो महिलाएं हैं अपने अनुभवों को न्यायपालिका में लाती हैं, उसमें लैंगिक परिप्रेक्ष्य जो है वो भी महत्वपूर्ण बन जाता है। कहा जाता है कि जो महिलाओं की जो परेशानियां होती हैं वो महिलाएं बेहतर रूप से समझ सकती हैं। तो जब महिलाएं आएंगी जुडिशरी में, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगी, तो उससे जुडिशरी में क्या आएगा? डाइवर्सिफिकेशन आएगा। साथ में लोगों का जो ट्रस्ट है वो भी बढ़ेगा, सार्वजनिक ट्रस्ट भी बढ़ेगा महिलाओं को भागीदारी देने से। उसके बाद रोल मॉडल्स के रूप में भी वो कार्य कर सकती हैं। जो न्यायपालिका में महिलाएं हैं ये युवा पीढ़ी के लिए रोल मॉडल के रूप में कार्य कर सकती हैं। युवा पीढ़ी और उनसे ज्यादा प्रोत्साहित होगी और उसमें ज्यादा पार्टिसिपेशन का प्रयास करेगी। और ऐसा भी कहा जाता है कि महिलाओं के अंदर सहानुभूति ज्यादा होती है। ठीक है। वो ज्यादा एम्पैथाइज कर पाती हैं लोगों से, इसीलिए उनके आने से क्या होगा? उनके आने की इसलिए भी जरूरत है कि उनके आने से सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण बन सकेगा जुडिशरी का। जैसे कि कुछ मामले होते हैं सेक्सुअल वायलेंस से संबंधित, यौन हिंसा से, तो ऐसे मामलों में महिलाएं जो हैं, ऐसे मामलों में वो अधिक सशक्त रूप से निपटारा करवा सकती है। ये सारे कुछ रीजंस है, जरूरी नहीं है आप इतने ही रीजंस लिखें, और बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं कि महिलाओं की जरूरत क्या है जुडिशरी में, इसके अलावा और क्या रीजंस हो सकते हैं।
ये भी कहा जा सकता है कि महिलाओं के आने से जुडिशरी में जो जो डिलीवरी सिस्टम होगा जस्टिस का, उसमें काफी ज्यादा बैलेंस्ड अप्रोच आ सकता है। साथ में ऐसी रिसर्चेस में कहा गया है कि डिसीजन मेकिंग जो है, जब ज्यादा लोग, विभिन्न समूहों के लोग एक साथ मिलकर बैठते हैं, तो उसमें जो डिसीजन मेकिंग है वो ज्यादा अच्छी हो पाती है। ठीक है, तो ये हमारे सामने पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं कि क्या नीड है, आवश्यकता क्या है महिलाओं की जुडिशरी में। अब हम बताएंगे एक जो दूसरा इसी के अंतर्गत पॉइंट आता है कि जो रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का, ये काफी पुअर है। ये हमने देख लिया था डेटा से ही। तो अब इसके क्या रीजन है, ऐसा क्यों है कि महिलाओं के का रिप्रेजेंटेशन कम है। तो अब आप एक बार खुद सोचने की कोशिश करिए। आपके सामने अगर एक क्वेश्चन आ जाएगा तो ये इजी प्रश्न है, ऐसा इसमें कुछ अलग से आपको नहीं करना है। लेकिन अब आप कुछ 4 पॉइंट सोचने की कोशिश करिए, 2 पॉइंट सोच लीजिए। अच्छा, कि अगर ऐसा आ जाएगा कि आपसे पुअर वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है, तो आप क्या बताएंगे, क्यों है इसके कारण। सबसे पहले जब आपको ऐसा सोचना होता है, तो अपना जो सोचने का तरीका है उसको थोड़ा सा आपको वाइडन करने की जरूरत है। कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप कैसे सोचेंगे। ऐसे तो नॉर्मल सोच लेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ऐसे जो एस्पेक्ट्स होते हैं, ये जो डायमेंशंस हैं, इनमें सोचने की जरूरत है कि वो कौन से सोशल कारण है जिसकी वजह से महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कम है। क्या उसमें कोई इकोनॉमिक रीजंस भी है जिससे महिलाओं की कम है, पॉलिटिकल रीजंस भी है। तो आपके जो डायमेंशंस हैं आंसर के, वो बढ़ जाएंगे। इसके साथ भी बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, जैसे अब आजकल आपके सामने एनवायरमेंट का एक डायमेंशन आ गया है। ठीक है, तो कई सारे और डायमेंशंस भी हैं जो हम धीमे धीमे अपनी सीरीज में सीखेंगे। तो आप अगर सोच रहे हैं कॉजेस, तो इनमें सोचने की कोशिश कीजिएगा। अब आते हैं हम, सबसे पहला पॉइंट क्या है, पुअर रिप्रेजेंटेशन वुमेन का क्यों है। एक पॉइंट आ जाता है पेट्रियार्की। सोशल कॉज सबसे बड़ा कौन सा है, जिसमें आपकी महिलाओं से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो एक पॉइंट जो आपका सब में कॉमन दिखेगा आपको, वो है हमारा पितृसत्तात्मक समाज। पितृसत्तात्मक समाज के अंतर्गत क्या होता है, आप सबको पता है। इसमें क्या है कि महिलाओं को उतनी ज्यादा आजादी नहीं दी जाती है। पुरुष प्रधान समाज है, जिसमें पुरुषों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और महिलाएं उतना आगे नहीं बढ़ पाती है। अदालत कक्षों में महिलाओं के लिए शत्रुतापूर्ण हमको वातावरण दिखाई देता है। बाहर से सम्मान की कमी होती है और अमित्रतापूर्ण वातावरण महिलाओं के लिए दिखाई पड़ता है, जिसकी वजह से उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी कम हो जाता है। तो पेट्रियार्की वाला जो पॉइंट है, पितृसत्तात्मक समाज वाला, ये एक कॉमन पॉइंट होगा महिलाओं की अधिकतर समस्याओं के लिए। तो अगर आप देखिए सोशल पॉइंट से सोच रहे हैं तो एक सोशल रीजन हो गया। उसके बाद आता है घरेलू जिम्मेदारियां। घरेलू जिम्मेदारियां भी आपके सोशल कॉज में ही आ जाएंगी। हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज महिलाओं के ऊपर बहुत होती हैं। और न्यायपालिका में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो इतने लंबे होते हैं, जिसकी वजह से महिलाएं कई बार विवश हो जाती हैं और उनको अपना काम छोड़ना पड़ता है पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया। देखिए, जब हम लोग पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, अभी हमने डेटा स्टार्टिंग में देख लिया है, लेकिन अगर आपके पास एग्जाम्पल हो किसी चीज का, कोई डेटा आपको यहाँ पर मेंशन करना हो, आप पढ़ें कि घरेलू जिम्मेदारियां, पॉइंट लिखा आपने और आपको बताना है कि कोई आपके सामने डेटा आ जाए कि 6 में से, मान लीजिए ये कोई डेटा सही नहीं है, लेकिन 6 में से एक महिला जो है उसको काम छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो जो है वो घरेलू जिम्मेदारियों में लिप्त है। ठीक है, तो ऐसे फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। राइट, उसके बाद अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, लैंगिक असमानता, जेंडर डिस्पैरिटी। बहुत कम ऐसी महिलाएं हैं, बहुत कम महिला अधिवक्ताएं हैं जिनको बार से बेंच तक प्रमोशन दिया जाता है। इसकी वजह से भी महिलाएं हमें ज्यादा जुडिशियरी में दिखाई नहीं देती। फिर आता है महिला आरक्षण का अभाव। जहां पर महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है तो कई बार वहां के लिए महिलाएं, हम देखते हैं कि प्रोत्साहित हो जाती है उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई विमेन को रिजर्वेशन जैसी चीज नहीं दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो महिलाएं हैं उनके लिए कोई आरक्षण नीति नहीं होने के कारण उनका इस क्षेत्र में ज्यादा हमें बढ़ावा नहीं दिखाई पड़ता है। और लेकिन हम देखते हैं कि कई निचली अदालतों में, जो स्टेट्स हैं, वो कई निचली अदालतों में ऐसी सुविधा अवश्य देते हैं और उससे उसका काफी अच्छा हमें परिणाम भी दिखाई देता है। एक पॉइंट ये हो गया। उसके बाद क्या पॉइंट हुआ, फिर पॉइंट आता है न्यायिक संरचना, यानी कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना
महिलाओं के लिए इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है। छोटे छोटे क्राउडेड कोर्ट रूम्स होते हैं, वहाँ पर कोई भी हमको जो क्रेश जैसी फैसिलिटीज़ होती है बच्चों की देखभाल करने के लिए, वो सारी अवेलेबल नहीं होती है कोर्ट रूम्स के पास। तो महिलाओं के ऊपर उनकी भी जिम्मेदारी होती है, बच्चों की भी, और इन कारणों से वो कई बार इस क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद कौन सा पॉइंट आ जाएगा? लैक ऑफ एक्सेस और रिसोर्सेज। जब संसाधन की कमी होगी तो महिलाएं ऑब्वियस सी बात है इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगी। कई बार फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होती है, ना ही महिलाओं के पास इतने नेटवर्क्स होते हैं कि वो अपने आप को जुडिशरी में आगे बढ़ा सके। ये सारे हमारे रीजंस हो गए हैं, कॉजेज हो गए हैं कि महिलाओं का पुअर रिप्रेजेंटेशन क्यों है। देखिए, अब मैंने आपको जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वाला पॉइंट बताया कि आपको सारे डायमेंशंस में सोचना है, तो एक चीज देखिए, जब हम सोशल की बात करते हैं तो सोशल पॉइंट के अंतर्गत हमें देखना होगा कि पहले तो एक सोशल में पेट्रियार्कल वाला पॉइंट आ गया, उसके बाद महिलाओं की एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन क्या वो इतनी पा रही हैं, उनकी हेल्थ कैसी है, ये मैं आपको जनरल बता रही हूँ। सारे पॉइंट्स आपके सोशल वाले इसी आंसर में नहीं फिट होंगे, लेकिन जनरली जब आप डायमेंशंस खुद से सोचेंगे तो आप इन इन पॉइंट्स पर विचार कर सकते हैं। इकोनॉमिक में क्या हो गया कि उनको ये, जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, क्या उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, क्या उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, आप इस एंगल से सोचेंगे। ठीक है, और उसके बाद पॉलिटिकल से क्या हो गया? पॉलिटिकल में जैसे कि क्या सरकार ऐसी योजनाएं बना रही है कि महिलाओं को उस क्षेत्र में आगे बढ़ावा मिल सके, और जैसे हमने रिजर्वेशन वाला पॉइंट किया है अभी। ठीक है, तो अभी शायद आपको बहुत सारी चीजें एक साथ लग रही होंगी, ना समझ में आ रहा हो, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। आगे जैसे हम सीरीज को बढ़ाएंगे आपको काफी चीजें समझ में आने लगेंगी। तो ये हमने सारे पॉइंट्स देख लिए हैं पुअर विमेन रिप्रेजेंटेशन के जुडिशरी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस विमेन फेस इन जुडिशरी। अब महिलाओं को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, देखिए इसको ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा है, केवल पॉइंट्स लिख लिए हैं आपको बस। अब आप खुद सोचिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे ज्यादा जनरल पॉइंट्स ही लिखे हैं यहाँ पर। जेंडर बायस होता है, लिंग भेद होता है, लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं जेंडर के बेसिस पे। जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं, कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं उनको घर में रहना चाहिए, घर के काम करने चाहिए। तो ऐसे हमें कुछ रूढ़िवादी विचारधारा दिखाई पड़ती है। उसके बाद क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमको पुरुष प्रभुत्व दिखता है, जो पुरुष ही केवल इस क्षेत्र में हमें ज्यादा दिखाई पड़ते हैं, इसलिए महिलाएं कई बार डिटर हो जाती हैं इस क्षेत्र में आने से। उसके बाद जो वहाँ का माहौल होता है वो भी काफी ज्यादा होस्टाइल होता है महिलाओं के लिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी खराब है, इतना सुविधापूर्ण नहीं है महिलाओं के लिए। ये सारी महिलाओं के सामने प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं। इसके बाद वर्क लाइफ बैलेंस, कार्य संतुलन, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज महिलाओं के सामने दिखाई देता है। देखिए, ये जो चैलेंजेस हैं ये आप जनरल चैलेंजेस देख रहे हैं, इसको आपको इसी पॉइंट से या इसी टॉपिक से संबंधित नहीं, महिलाओं के आप किसी भी टॉपिक से को उठा लीजिए और उसमें अगर आपको लिखने होंगे चैलेंजेस महिलाएं क्या फेस करती हैं, तो ये पॉइंट्स आप कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर लिख सकते हैं, राइट। और फिर देखते हैं आगे। अब हम आगे क्या लिख सकते हैं, अगर हमसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है या इस टॉपिक को कवर करने के लिए अब क्या उपाय बताइए आप, कि महिलाएं कम है हमें पता चल गया, महिलाओं की जरूरत क्या है वो भी पता चल गया, तो अब इसके लिए किया जा सकता है। जो उपाय होंगे आप चाहें तो उनको वे फॉरवर्ड में लिख दें या तो आप सजेशंस में लिख दें, जिस हिसाब से आपके पास क्वेश्चन होगा उस हिसाब से आपको लिखना होगा। और एक चीज और है कि कोई भी हम टॉपिक पढ़ें तो उसमें अगर कोई गवर्नमेंट की योजना है तो वो भी आपको ऐड करनी होगी। ठीक है, तो वो हम ऐड करते हुए चलेंगे। फिलहाल क्या लिख सकते हैं आप कि महिलाओं को ऐसा फेवरेबल, अनुकूल वातावरण दिया जाए। ठीक है, अनुकूल वातावरण प्रोवाइड किया जाएगा तो महिलाएं अपने आप इस क्षेत्र में आने के लिए अग्रसर होंगी। महिला को हम रिजर्वेशन दे सकते हैं, अगर रिजर्वेशन देंगे तो भी वो आकर्षित होंगी इस क्षेत्र में आने को। जो जुडिशियल बेंचेस हैं उनको भी एनकरेज करना चाहिए विमेन लॉयर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए, कि जो भी विमेन लॉयर्स हैं अगर वो पार्टिसिपेट करेंगी तो ये भी एक तरीके से उनके लिए पॉजिटिव होगा विमेन पार्टिसिपेशन के लिए। और महिलाओं को प्रमोशन भी देना चाहिए, विमेन जो जजेस हैं हायर कोर्ट्स में वहां पर इनको प्रमोशन मिलना चाहिए, ये भी एक अच्छा उपाय हो सकता है। उसके बाद हमने देखा था कि महिलाओं को इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है और उनके पास जो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको वो सही से निर्वहन नहीं कर पाती हैं, जिसके कारणवश उनको
छोड़ना पड़ता है और वो कंटिन्यू नहीं कर पाती है सर्विसेज को। तो अगर हम उनको क्रैश जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे कोर्ट रूम्स के पास, तो उनकी जो ये प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। साथ में थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन लाने की जरूरत है हमें न्यायपालिका में। मॉडर्नाइजेशन कैसे लाया जा सकता है? देखिए, तो मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी का क्या होगा, इसमें हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। मॉडर्नाइजेशन जुडिशरी का ये होगा कि इसमें हम इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं, और ऐसे कर सकते हैं कि जो कोर्ट के सेशंस हैं वो ऑनलाइन अगर होने लगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने लगे, तो कई सारी चीजें महिलाओं के लिए सुलभ हो सकती हैं, सहज हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया, राइट। देखिए, जुडिशरी के अंतर्गत हम कुछ टॉपिक्स और पढ़ेंगे कि भारत में लंबे समय तक केसेस जो है वो चलते रहते हैं, उनका कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो जुडिशरी जो टॉपिक है इसको हम आगे और टॉपिक्स में भी कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल हमने महिलाओं की जो कंडीशन है उस टॉपिक को देख लिया है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा और आपने नोट्स बना लिए होंगे जहां पर भी आपको इंपॉर्टेंट लगा होगा। ठीक है, हम बीच बीच में क्वेश्चंस भी देखते हुए चलेंगे प्रीवियस ईयर्स के। मैं आपको क्वेश्चंस बताती रहूंगी, अगर इस स्लाइड में नहीं भी होगा तो आपको बताती रहूंगी कौन से ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब हम जो दूसरा टॉपिक देखने वाले हैं वो है इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड रिलेशंस। ठीक है, तो इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड रिलेशंस हैं, यानी कि व्यापारिक संबंध, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखेंगे तो चाइना से संबंधित कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, और उसके बाद चाइना के रिस्पेक्ट में हमें उसके साथ जो हमारे ट्रेड रिलेशंस हैं, जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, सब कुछ कवर करना होगा। तो इस टॉपिक में हम मेनली फोकस करेंगे ट्रेड रिलेशंस पर। और एक चीज और याद रखिएगा कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ, और साथ में चाइना हो गया, यूएस हो गया, रशिया हो गया, इनके साथ जो इंडिया के संबंध है उन पर हमें ज्यादा फोकस करना है। कई बार क्या करते हैं हम, रैंडम कंट्रीज के साथ अगर कोई मीटिंग होती है तब तो ठीक है, लेकिन हम रैंडम कंट्रीज के साथ उठाकर चीजों को पढ़ने लगते हैं। ठीक है, हमें लगता है कि किसी अफ्रीकन कंट्री के साथ अगर हुआ है भारत का कोई समझौता तो उससे ना पूछ लिया जाए, लेकिन ऐसे चांसेस बहुत रेयर होते हैं। तो जो आप पढ़ रहे हैं तो उसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा इन सब चीजों पर भी नोटिस कीजिएगा कि जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, जैसे चाइना के साथ कैसे रिलेशन हैं, यूएस के साथ, रशिया के साथ, उनको पढ़ें। उसके बाद क्वाड कंट्रीज, ठीक है, क्वाड कंट्रीज के साथ और जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, साथ में जो भी रिसेंट अग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस न्यूज में रहते हैं उन सबको हमें देखना होगा। जैसे अगर आप देखें तो 2021 के पेपर में पूछा गया था अब्राहम अकॉर्ड से संबंधित क्वेश्चन। 2021 के पेपर में पूछा गया था कि जो अब्राहम अकॉर्ड या फिर अब्राहम समझौता है, इसमें पश्चिम एशिया की राजनीति की नई शुरुआत है, इसकी व्याख्या करने को कहा गया था, और ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो अगर आपको अब्राहम अकॉर्ड पता ही नहीं होगा तो आप लिखेंगे कैसे? और ये 2021 में पूछा गया था और ये 2020 अगस्त के लगभग न्यूज में था, तो ऑलमोस्ट एक साल के बाद पूछा गया था, राइट। तो अब्राहम अकॉर्ड में थोड़ा सा बता देती हूँ, यहाँ पर चर्चा हुई है। तो अब्राहम अकॉर्ड एक स्टेटमेंट थी जो साइन की गई थी, एक अग्रीमेंट था, साइन किया गया था, जो इजराइल और यूएई के बीच में, यूएस के ने बीच में मेडिएट किया था, उसके बाद ये साइन किया गया था। आपको पता है कि जो ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं इनके इजराइल के साथ संबंध इतने अच्छे नहीं रहे हैं। उसी के क्रम में हम ये देखते हैं कि ये अकॉर्ड साइन किया गया था यूएई और इजराइल के बीच में संबंधों को सुधारने के लिए। अब हम वापस आ जाते हैं चाइना के टॉपिक पर। चाइना से रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है सारे एस्पेक्ट्स में, तो इसी को हम देखते हैं ट्रेड रिलेशंस कैसे रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है, अगर आप ये सब नहीं देखेंगे, तो आप अगर जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो आपको लगेगा कि इंडिया और चाइना का शायद ट्रेड कुछ वर्षों में पिछले कम हुआ हो, क्योंकि इतना ज़्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट रहा है। ठीक है, तो आपको ये लग सकता है, लेकिन जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि चाइना जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है, और साथ में इंडिया में आज भी बहुत सारा माल जो है, बहुत सारा सामान जो है वो चाइना से इंपोर्ट किया जा रहा है। जबकि जब कोई भी फेस्टिवल आता है तो हम लोग बीच बीच में जागते हैं कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम चीनी माल नहीं खरीदेंगे, हम चीनी वस्तुओं का बाइकआउट करेंगे, लेकिन उसका ऐसा कुछ प्रभाव जब आप इसको देखेंगे तो नहीं पड़ा है। इसीलिए ट्रेड रिलेशंस और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो देखते हैं, कहा गया है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अगर वेब पोर्टल पे देखें हम डेटा, तो हम क्या पाते हैं, इसके हिसाब से 131 बिलियन के कुल व्यापार मूल्य के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। इसका मतलब चाइना नहीं है, चाइना है, चाइना सेकेंड पोजीशन पे है।
तो हमारा जो ट्रेड है फिलहाल उस पे टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? टॉप पर है यूएसए, और दूसरा जो है सेकंड पोजीशन पे कौन है? चाइना है, और 118 बिलियन हमारा इसके साथ ट्रेड हुआ पिछले वर्ष। ठीक है, केवल इन दोनों देशों का भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है इसके 5वें हिस्से से अधिक का योगदान है। तो जो पूरा इंटरनेशनल ट्रेड है भारत का, उसके 5th पार्ट से भी ज्यादा हिस्सा कौन से दो कंट्रीज का है? चाइना और यूएसए का। देखिए, अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आया और आपको आंसर लिखना है, तो आप एक ऐसे डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाकर आप ऐसे शो कर सकते हैं कि इतना परसेंट मान लीजिए इसका है। यहाँ पर तो परसेंट नहीं लिखा है, लेकिन अगर आपको पता हो तो आप बता सकते हैं कि एक टोटल ट्रेड आपको पता हो, जैसे यहाँ पर नहीं मेंशन, मान लीजिए इंडिया ने $700 बिलियन का टोटल ट्रेड किया, तो आप टोटल ट्रेड लिख दीजिए यहाँ पर $700 बिलियन का एक सर्कल बना दीजिए और उसमें लिख दीजिए इतना शेयर $131 बिलियन का अमेरिका का है और $118 बिलियन का किसका है? चाइना के साथ है। ठीक है, तो इस तरह से ये एग्जाम्पल है, केवल इस तरह से आप ग्राफ्स और चार्ट्स को भी अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं इन दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि भारत का जो चीन के साथ एक व्यापार है, इसमें एक बड़ा व्यापार घाटा है, ट्रेड डेफिसिट है, जबकि यूएसए के साथ क्या है? हमारा ट्रेड सरप्लस। इसका मतलब क्या होता है कि हम इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। हम इंपोर्ट जो है वो इतना ज्यादा कर लेते हैं चाइना से कि हम उसको उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। ठीक है, व्यापार यही तो हुआ, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना। तो हम इंपोर्ट तो करते जा रहे हैं, लेकिन हम इसको इतना एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट है। अर्थात क्या हो गया? व्यापार घाटा है कि हम इनसे मंगाते जो जा रहे हैं, लेकिन इनको कुछ बेच नहीं पा रहे हैं उस लेवल का, इसीलिए हम घाटे में चल रहे हैं। सरप्लस क्या है? ऑपोजिट चीज हो जाएगी, यूएसए को हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उससे मंगा कम रहे हैं, जिसकी वजह से यूएस के साथ जो हमारा व्यापार है वो कैसे चल रहा है? वो व्यापार अधिशेष में है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद क्या लिखा है? 2022 में भारत का 14% जो आयातित सामान है ये चीन से आया है। जो 2022 में 14% हमारे इंपोर्ट्स जो हैं वो कहाँ से आए हैं? चीन से, जिसका आयात $102 बिलियन था। ये मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में 17% अधिक है। समझ रहे हैं आप? 102 बिलियन हमने इंपोर्ट्स किए, और ये रीसेंट जो प्रीवियस ईयर था उससे ज्यादा हो गया है। और हमें ऐसा लगता है, अगर हम ना देखें डेटा तो हमें लगता है शायद ये व्यापार कम हुआ होगा, लेकिन डेटा कुछ और बता रहा है कि हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो और बढ़ते जा रहे हैं निरंतर। तो अगर आपके पास ये पॉइंट्स नहीं होंगे और आपके सामने आंसर आएगा तो शायद आप अपने आंसर को जस्टिफाई ना कर पाए। देखिए, ये एक यहाँ पर एक ये ग्राफ भी है, इसको भी देख सकते हैं आप। देखिए, यूएस के साथ हमारा पॉजिटिव में जा रहा है व्यापार, और चाइना के साथ देखिए निरंतर हम नेगेटिव में जा रहे हैं। 2022 में हमारा इतना ज्यादा ट्रेड डेफिसिट हो गया। ठीक है, तो इतना ज्यादा इस मैप में नहीं आपको ध्यान देना है, बस थोड़े से आइडिया के लिए मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है। आगे देखते हैं, इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, इसने 100 बिलियन मार्क को क्रॉस कर लिया था पहली बार। ठीक है, इतना ज्यादा बढ़ गया था कि 100 बिलियन मार्क क्रॉस हो गया था। और इंडिया के जो इंपोर्ट्स हैं चाइना से, ये रिकॉर्ड हाई गए थे 2022 में। मतलब अभी तक का सबसे ज्यादा हाईएस्ट कब गया? 2022 में, और जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट जो है वो 100 बिलियन मार्क को क्रॉस कर गया था। उसके बाद देखिए, आगे बढ़ते हैं, और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो डेटा है वो हम देखते हैं कि अक्सर वर्षों में चेंज होता रहता है। तो ये जो रीसेंट डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री का, उसमें बताया गया है कि ये चाइना जो है ये सेकंड पोजीशन पर है, और यूएसए फर्स्ट पोजीशन पे है इंडिया के साथ ट्रेड करने में। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी देखते हैं दोबारा बाकी पॉइंट्स को। तो हमने देख लिया जो स्टेटस है। अब हम बताएंगे कि रीजन क्या है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्या है कि हम चाइना से सिर्फ इंपोर्ट ज्यादा करे जा रहे हैं और हम उतना एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं चाइना को। तो ट्रेड डेफिसिट क्यों बढ़ रहा है? ऑलरेडी बता दिया, पहला पॉइंट यही हो जाएगा, इंक्रीज्ड इंपोर्ट्स की वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। जो इंपोर्ट्स हो रहे हैं चाइना से वो काफी ज्यादा बढ़े हैं रिसेंट ईयर्स में, जैसे कि इलेक्ट्रिक मशीनरी, इन सारी चीजों में भारत देश चाइना पर डिपेंडेंट है। देखिए, चाहे जो भी कह लीजिए, लेकिन चाइना की जो सामान है, चाइना जो हमारे यहाँ चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है वो इतना सस्ता होता है और
हमारी जो देश है इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा महंगी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते। हम लोग चीज़ें जब महंगी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता और हमें क्या करना पड़ता है, चाइनीज़ वस्तुओं को खरीदना पड़ता है। और पहला इंक्रीज इम्पोर्ट्स की वजह से ये ट्रेड डेफिसिट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट्स हम कम कर पा रहे हैं, ये पॉइंट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं चाइना में वो स्टेडली ग्रो कर रहे हैं, यानी धीमे धीमे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन हम जितने इंपोर्ट कर रहे हैं उस रेट में वो ग्रो नहीं कर रहा है। और अभी भी क्या है, इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है चाइना को वो काफ़ी कम है जो चाइना हमें इंपोर्ट करता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट हो गया है। हम चाइना को क्या क्या इंपोर्ट करते हैं, हम ऑर्गेनिक केमिकल्स, कॉपर, ओर्स, ये सारी चीज़ें चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए। उसके बाद ये तो हमें ट्रेड डेफिसिट से पता चल गया कि एक हमारा जो इंपोर्ट है वो बढ़ा हुआ है, एक्सपोर्ट कम है, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस। इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट जो WTO के साथ किया है, इसको इंडिया ने साइन किया था 1997 में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जो थे जिसकी वजह से ड्यूटी फ्री हो गए थे। और इंडिया ने तब से इंडिया में इतनी सारी इंडस्ट्रीज नहीं इस्टेब्लिश हो पाई हैं, जिसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरे देशों में जो प्राप्त होते हैं दूसरे देशों से वो काफ़ी चीपर होते हैं। और इंडिया में उतनी इंडस्ट्रीज नहीं है कि हम उतना इसको मैन्युफैक्चर कर सकें। इसकी वजह से जो लैपटॉप्स वगैरह हैं जो हम चाइना से मंगवाते हैं वो काफ़ी सस्ते पड़ते हैं हमको। उसके बाद डंपिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। डंपिंग क्या होता है, ये जो है ये चाइना की एक नीति है। चाइना इस नीति का उपयोग करता है और भारतीय बाजार में कम लागत वाले सामानों को डंप करने के लिए का ये प्रयास करता है। यानी कि चाइना के यहाँ अगर आप देखें तो चाइना में बहुत सारे ऐसे एक्सक्लूसिव जोन्स बने हुए हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट्स का निर्माण करते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, और गवर्नमेंट का सहयोग उनको मिलता है और वो सस्ते से सस्ते प्रोडक्ट्स बनाते हैं और हमारे कंट्री में आकर उसको डंप करने का प्रयास करते हैं। इसलिए आपने कई बार सुना होगा एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो ऐसा नहीं है कोई ऐसी डंपिंग ड्यूटी, कुछ डंप करने, कोई खराब चीज़ डंप कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण कर सस्ते दामों पर हमारे यहाँ बेच रहे हैं, इसी को डंपिंग कहा जाता है। और भारत इसके ऊपर क्या लगाता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी। वो क्या होती है, बेसिकली एक तरह से टैक्स होता है। ठीक है, अब भारत क्या करता है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी अर्थात टैक्स लगा देता है, ताकि जो बहुत सस्ते पड़ रहे हैं प्रोडक्ट्स हमारे देश में, चाइनीज प्रोडक्ट्स, उन पे अगर कुछ टैक्स लग जाएगा तो वो थोड़े से कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे और उनका प्राइस बढ़ेगा। तो जो भारतीय लोग हैं जो सस्ता समझकर खरीद लेते हैं उनके लिए बाकी प्रोडक्ट्स भी ऑप्शन में होंगे क्योंकि इनका दाम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये होती है एंटी डंपिंग ड्यूटी, आपने कई बार सुनी होगी न्यूज़ में। फिर दूसरा क्या हो गया, इनफॉर्मल रिस्ट्रिक्शंस। भारत के उच्च क्षमता वाले निर्यात क्षेत्र जैसे कि फार्मास्यूटिकल पर ये अनौपचारिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इन प्रतिबंधों में क्या होता है, सीमा शुल्क प्रक्रियाएं, प्रमाणन, ये सब शामिल है। तो ये कौन लगाता है इनफॉर्मल रिस्ट्रिक्शन, ये चाइना लगाता है भारतीय प्रोडक्ट्स में, जिसकी वजह से हम क्या नहीं कर पाते हैं, हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद चीन का विनिर्माण प्रभुत्व। देखिए, अगर आपको याद हो, आपको पता हो, आप करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहते हो, तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी हमारे देश में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं 2015 से, जब से मोदी गवर्नमेंट आई तब से ज़्यादा एम्फेसिस देने लगे हैं इसको, क्योंकि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है। ठीक है, अगर हम तीनों सेक्टर्स को देखें, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तो हमारी प्राइमरी में सबसे एग्रीकल्चर आता है। प्राइमरी में सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, लगभग 50% से ज़्यादा आबादी प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई है। और टर्शियरी में आती हैं हमारी सर्विसेज। ठीक है, और हमारा जो GDP है उसमें सर्विसेज का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में जो हमारे आते हैं मैन्युफैक्चरिंग, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज उतनी नहीं है और ये जो क्षेत्र है ये काफ़ी पिछड़ा हुआ है, जिसकी वजह से चाइना से जो माल आता है उसको हम खरीदते भी हैं। अगर हमारे यहाँ इतनी इंडस्ट्रीज हों, इतने सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डेवलप हो जाएं कि हम इतनी सारा मैन्युफैक्चर कर सके सामान कि हमारी जनता के लिए वो सस्ते दामों में अवेलेबल हो, तो कोई चाइना के प्रोडक्ट्स क्यों खरीदेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जी की मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाएं और कई सारी अन्य योजनाएं ये प्रयास करती हैं कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम की जाए, और जो चाइना का डोमिनेंस है कि चाइना ने इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप कर लिया है उसको
काउंटर किया जा सके। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। तो हमने देख लिया चाइना का मैन्युफैक्चरिंग में डोमिनेंस है, ये पॉइंट हो गया। ये सारे रीजन है जिसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट हमको दिखाई पड़ता है। अब जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके लिए, चाइना का डोमिनेंस कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम अपने यहाँ ऐसी योजनाएं ला सकते हैं, हम लोगों को बढ़ावा दे सकते हैं कि वो इंडस्ट्रीज लगाए ताकि वो मैन्युफैक्चर करें चीज़ों को। तो सबसे पहले एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई जाती हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, चाइनीज प्रोडक्ट्स पे लगाई जाती हैं। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत योजना लाई गई है। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत योजना में क्या कहा गया है कि ये घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है और इसे बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल का नारा भी दिया गया है। तो अगर आप कहीं पर आत्मनिर्भर भारत योजना मेंशन कर रहे हैं तो वहां पर वोकल फॉर लोकल का ये जो स्लोगन है इसको भी मेंशन करिए और इसको भी अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, तो पता चलेगा कि आप ये जो कीवर्ड्स होते हैं इन्हीं को कीवर्ड्स कहा जाता है। ठीक है, ये स्लोगन प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया था और हमारे आंसर में अगर हम ये पॉइंट अंडरलाइन कर लिखेंगे तो वो वैल्यू ऐड करेगा। उसके बाद सरकार के द्वारा क्या किया गया, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाई गई थी 2020 में। तो ये स्कीम क्या है, तो प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव जो स्कीम है इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत बेसिकली सरकार क्या कर रही है कि जो भारत में बने प्रोडक्ट्स हैं, जो कंपनियां भारत में बना रही हैं, लोकल कंपनीज को भी बढ़ावा दे रही है कि वो मैन्युफैक्चर करें, वो प्रोडक्ट्स बनाएं, और जो फॉरेन कंपनीज से भी कहा जा रहा है कि तुम भारत में आकर निर्माण करो, प्रोडक्ट्स बनाओ। उसके जो भारत में प्रोडक्ट की बिक्री हो रही है उसके आधार में उनको इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। ये हमारी प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है मेक इन इंडिया योजना लाई गई थी। देखिए मैंने शायद आपको ऊपर 2015 बता दिया था, ये 2014 में लाई गई थी मेक इन इंडिया। ठीक है, मेक इन इंडिया के माध्यम से क्या किया गया था, प्रयास किया गया था कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट किया जाए। एक चीज और यहाँ पर मैं बता दूं कि मेक इन इंडिया हम डिस्कस कर रहे हैं, तो कोई भी जैसे योजना होती है तो उसके जो पिलर्स हैं, जैसे मेक इन इंडिया जैसी बहुत बड़ी योजना है सरकार की, तो इसके जो पिलर्स हैं उनको हमें देखना होगा। जैसे मेक इन इंडिया के अंतर्गत 4 पिलर्स आते हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में जैसे पूछा गया है डिजिटल इंडिया, ये 2019 में पूछा गया था शायद, डिजिटल इंडिया के क्या पिलर्स रहे हैं। ठीक है, डिजिटल इंडिया स्कीम के। और रिसेंटली पूछा गया है लास्ट ईयर के पेपर में कि जो हमारी गति शक्ति जो मास्टर प्लान लाया गया था उसके क्या पिलर्स हैं, तो उसके 6 पिलर्स थे। तो ये सब थोड़ी रटने वाली चीजें हैं जो मेंस में पूछ ली जाती हैं और जरूरी नहीं है कि रीसेंट योजना से पूछी जाए। जो भी बड़े बड़े सरकार के प्रोग्राम्स रहे हैं उनके हमें पता होने चाहिए पिलर्स वगैरह, थोड़े रटने पड़ेंगे ये सब। ठीक है, जैसे मेक इन इंडिया के भी आप लोग रट लीजिएगा या आगे आने वाले वीडियोस में हम इसको कवर कर लेंगे। उसके बाद हम अगला पॉइंट क्या देखते हैं, बैनिंग चाइनीज प्रोडक्ट्स। सरकार क्या कर रही है, सरकार ने चीनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी बैन किया है। जैसे कई सारे चाइनीज एप्स, टिकटॉक वगैरह बैन किया गया था, चाइना के इक्विपमेंट्स को बैन किया गया है। तो ये सारे सरकार के प्रयास हैं। कोई भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उनसे संबंधित अगर सरकार ने कोई प्रयास किए हैं, सरकार की कोई योजना है, तो उसको भी हमें देखना होगा, राइट। और क्वेश्चन अगर आपसे ऐसा पूछा जा रहा है तो आपको वहां पर इनको जरूर ऐड करना होगा, तभी आपका जो आंसर होगा वो उसमें वैल्यू एडिशन हो सकेगा। अब हम क्या कह सकते हैं, अब आपको अपनी तरफ से कुछ सजेशंस देने होंगे। अब आप अपनी तरफ से सजेशंस दे सकते हैं या वे अहेड लिखकर बता सकते हैं कि चाइना के साथ ये जो ट्रेड रिलेशंस है हमारे, इनको इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ट्रेड डेफिसिट कम हो सके। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, हम आत्मनिर्भर हो जाएं। सरकार के द्वारा ये योजना भी चलाई जा रही है और आप जब सजेस्ट करेंगे तब भी आप यही कहेंगे कि हमें सेल्फ रिलायंस को बढ़ाना है। सबसे इम्पोर्टेंट कहाँ पर हम किन क्षेत्रों में कर सकते हैं सेल्फ रिलायंस, जो विद्युत चालित उपकरण है जिन पर हमारी सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी है, जो एपीआईज हैं। एपीआई क्या हो जाता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है, तो बेसिकली ड्रग्स बनाने में, दवाइयों को बनाने में हमें एपीआई की जरूरत होती है और इस पे किस पे डिपेंडेंट है, इसके लिए चाइना पर डिपेंडेंट है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, भारत को क्या करना चाहिए, भारत को वियतनाम, दक्षिण कोरिया, ताइवान, इंडोनेशिया जैसे जो अन्य देश हैं इनसे अपने आयात में विविधता लाकर चीनी उत्पादों पर अपनी जो निर्भरता है वो कम करना जरूरी है। कि हम क्या कर सकते हैं, जो भी और कंट्रीज हैं, याद रखिएगा वियतनाम वगैरह, साउथ कोरिया, ताइवान, इनसे भी हम चीज़ों को अगर इम्पोर्ट करने लगे तो हमारा डाइवर्सिफाई हो जाएगा इम्पोर्ट। ठीक है, और हमारी जो डिपेंडेंसी है कि हम सिर्फ चाइना पर डिपेंडेंट हैं वो कम हो जाएगा। और साथ में हमें जो अपने एक्सपोर्ट्स हैं उनको भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है।
इसके साथ और क्या किया जा सकता है, और आप क्या सजेशन दे सकते हैं? आप ये सजेशन दे सकते हैं कि जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनको हमें थोड़े और कॉम्पिटिटिव बनाने की ज़रूरत है, ताकि ऐसा ना हो कि बाहरी मार्केट में वो compete ना कर पाएँ और जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स हमारे कम रहें। ठीक है, तो इनको अगर हम और कॉम्पिटिटिव बनाएंगे, सरकार जो है वो और सब्सिडीज दे या सरकार सहयोग करे कि और इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ इस्टेब्लिश हो सके, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और साथ में इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर का प्रयोग करके, सॉफ्ट पावर क्या होती है अब ये बता देती हूँ। तो सॉफ्ट पावर होती है कि जिसमें जिसमें इंडिया या कोई भी देश अपनी मिलिट्री का यूज़ ना करे, लेकिन अपने कल्चरल या फिर इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस का यूज़ करके अपनी बात को मनवा ले। तो हमारी सॉफ्ट पावर क्या हो जाती है? इंडिया की सॉफ्ट पावर में आ जाएगा। जैसे इंडिया के कल्चर में आ जाती है बॉलीवुड, ये बॉलीवुड, योगा, ये सारे इंडिया के सॉफ्ट पावर्स हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से भी क्या कर सकता है भारत? अपनी सॉफ्ट पावर का प्रयोग कर कर मार्केट एक्सेस प्राप्त कर सकता है। डिप्लोमेसी के माध्यम से सॉफ्ट पावर को बढ़ाकर मार्केट एक्सेस बढ़ाकर अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकता है। ठीक है, साथ में आप ये भी कह सकते हैं कि इंडिया ये भी कर सकता है कि एक स्ट्रैटेजी लेकर आई जाए, जिससे हम जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है इसी को फोकस कर कर अगर हम एक स्ट्रैटेजी बनाएं कि हमें चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट कम करना है, तो हम एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ चाइना के साथ बढ़ते हुए ट्रेड डेफिसिट को डील कर सकेंगे। राइट, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर हम मेंस की टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो कुछ चीज़ें तो रटने वाली हैं, नो डाउट वो रटनी पड़ेंगी, लेकिन कुछ चीज़ों में आप समझते हुए भी चलिएगा ताकि आपको ज़्यादा रटना ना पड़े, क्योंकि सारी चीज़ें हम रट नहीं सकते हैं और क्वेश्चन हमसे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें आंसर करना है, तो उसके लिए हमारे दिमाग में पॉइंट्स होने चाहिए ताकि हम उनको प्रॉपरली फ्रेम कर सकें। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम एक और टॉपिक देखेंगे आज, वो है स्टैटिक है, कंप्लीटली हिस्ट्री का टॉपिक है, GS1 में आएगा, यानी कि आपके ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स इंडियन स्टेट्स, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति। तो इससे संबंधित क्या देखना है हमको? देखिए, ब्रिटिशर्स भारत में आए, हमको पता है। ठीक है, उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि ब्रिटिशर्स ने, मान लीजिए ये हमारा भारत में, यहीं पर मैप बना दे रही हूँ, थोड़ा सा पहले देख लीजिए, ये फिलहाल का भारत है और यहाँ पर बांग्लादेश हो गया, यहाँ पर पाकिस्तान हो गया, लेकिन ये पूरा भारत था हमारा। और ब्रिटिशर्स ने आकर हमारे ऊपर शासन किया, तो उन्होंने बंगाल के क्षेत्र में किया, उन्होंने फिर मद्रास और फिर बॉम्बे वाला क्षेत्र। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे थे बीच बीच में जहाँ पर देसी रियासतें हमको दिखाई पड़ती हैं। देसी रियासतें जो थी उनके साथ भी जो ब्रिटिशर्स थे उनके कैसे रिलेशनशिप रहे, ये समय के साथ डेवलप हुए। सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो बंगाल में आए, तो बंगाल में हम देखते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर वगैरह हुई। तो वहाँ से ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर जो राज है वो स्टार्ट हुआ, लेकिन स्टार्टिंग से ही तो ऐसा नहीं था कि वो प्रिंसली स्टेट्स यानी कि देसी जो रियासत थी, जो लोग राजा महाराजा राज कर रहे थे, उनको उन्होंने सबऑर्डिनेट बना लिया, ऐसा नहीं था। समय के साथ नीतियाँ बदली और उनकी जो पॉलिसी थी देशी रियासतों के साथ, उसमें भी परिवर्तन आया। तो जो टॉपिक हमारा यही है कि जो ब्रिटिश पॉलिसी थी इंडियन स्टेट्स यानी कि देसी रियासतों के साथ, वो हम उसको देखेंगे और उसको हम कई फेजेस में देखते हैं कि धीमे धीमे स्टार्टिंग में कैसे थी, फिर कैसे हुई, फिर फेजेस में हम उसको पढ़ेंगे। तो बेसिकली ब्रिटिश सत्ता और राज्यों के बीच में, ये देसी रियासत भी आप इसको कर सकते हैं, इनके संबंध को हम निम्नलिखित चरणों में बांट सकते हैं। सबसे पहला जो चरण है वो हमारा शुरू होता है 1740 से पूर्व का समय है। ठीक है, 1740 से पहले। ठीक है, पॉलिसी ऑफ रिलेटिव आइसोलेशनिज्म यानी कि आइसोलेशनिज्म। ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद सापेक्ष अलगाववाद की नीति। आपको पता है 1757 में जाकर होता है बैटल ऑफ प्लासी, और यहाँ हम 1740 से पहले की बात कर रहे हैं। तो अभी तो वो लोग व्यापार ही कर रहे थे, तो देशी रियासतों के साथ इनका कोई ऐसा खास संबंध था ही नहीं। ठीक है, कोई संबंध ही नहीं था। इस समय पर ब्रिटिश एक वाणिज्यिक कंपनी के रूप में थे और उनकी जो स्थिति थी वो समेकित नहीं थी। अभी वो एक साथ मिलकर अपने आप को पॉलिटिकल पावर नहीं बनाना चाह रहे थे, इसलिए उन्हें अलगाववाद की नीति को बनाए रखना पड़ा था। एकदम अलग थे, इनके साथ अलगाववाद की नीति चल रही थी। अलगाव अलग से आता है। उनके व्यावसायिक हित ने
प्रायः उन्हें देशी राजकुमारों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर किया था। बल्कि क्या था कि अगर उनको कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी थी तो जो राजकुमार थे, जो राजा महाराजा थे, उन पर थोड़ा वो लोग डिपेंडेंट ही थे। ठीक है, अलग थे लेकिन उनके ऊपर थोड़ी सी डिपेंडेंसी दिखाई देती है कि फैक्ट्री कैसे स्टैब्लिश कर लोगे उनके रजवाड़े वाले हिस्से में, थोड़ा उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। और धीमे धीमे कई सारे रजवाड़ों को इन लोगों ने जीत भी लिया था, कई सारे रजवाड़े खत्म हो गए थे, लेकिन कुछ अंत तक चलते रहे थे। तो पहला तो स्टेज हो गया। अगर आप समझते हुए चलेंगे तो आपको इतना रटना नहीं पड़ेगा। ये हो गई हमारी रिलेटिव आइसोलेशनिज्म की। और इसमें एक पॉइंट ये हो गया, जो अंग्रेज थे वो सतर्क इस बात से थे कि वे इस देश में बाहरी हैं और इसलिए उनकी किसी भी आक्रामक नीति का परिणाम से क्या हो सकता है, विनाश हो सकता है। जो उनका बिजनेस चल रहा है वो भी पूरा ठप हो जाएगा अगर उन्होंने कोई भी गलत कदम उठा लिया। तो इस स्टेज तक हमने ये देखा। दूसरी स्टेज क्या है, ये देखिए। अब ये सेकेंड फेज आता है, इसको ऐसे लिख दिया गया है रेड पेन से, तो अलग हेडिंग मत समझिएगा, उसी के अंतर्गत ये सेकेंड फेज है। ये क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनीज स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी विद इंडियन स्टेट्स फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ सबऑर्डिनेशन। अधीनता की स्थिति से भारतीय राज्यों के साथ समानता के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का संघर्ष। अभी तक तो अधीन थे, अब इन्होंने सोचा थोड़ा राजाओं के समानता के लिए इन्होंने संघर्ष किया। और क्या आता है, 1740 से 65 तक इनकी ये हमें नीति दिखाई देती है। स्टार्टिंग क्या होगी, आंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंदता से शुरू होकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरकॉट पर कब्जा करने के साथ राजनीतिक पहचान पर जोर दिया। अब इस टाइम पीरियड पर ये लोग जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, अपनी थोड़ी पॉलिटिकल पहचान बनाना चाह रहे थे। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी से शुरू हुआ था। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी हमारा यहाँ का डिस्कशन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ, आपने पढ़ा होगा। 1760 में फाइनली बैटल होती है, जो 1740 से शुरू होती है। फ्रांस के साथ 3 युद्ध होंगे और 1760 में बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश के साथ ये हो जाता है कि अब फ्रांस जो है वो कमजोर पड़ गए हैं और उनका जो अधिकार था भारत पर, जो प्रयास कर रहे थे, जो 2 इंपॉर्टेंट पावर्स थी, ब्रिटिश और फ्रांस, जो दोनों प्रयास कर रही थी इंडिया को अपना कॉलोनी बनाने का, उसमें ब्रिटिश बना पाएंगे और फ्रांस की पराजय हुई। ठीक है, तो यहाँ पर एंग्लो फ्रांस की राइवलरी वाला जो पॉइंट था, उसी समय पर ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना पॉलिटिकल महत्व जो है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाने का इन्होंने प्रयास किया, अपने आप को मजबूत करने के लिए। तो इस समय पर ये हमें दिखाई पड़ता है। फिर 1757 की बैटल इसी समय पर होगी, 1740 से 65 के बीच में। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर लिया था, एक्वायर कर ली थी पॉलिटिकल पावर। और ये बंगाल ऑफ नवाब ऑफ बंगाल के बाद सबसे बड़ी पावर बन गए थे। बंगाल के नवाब के बाद इन्होंने अपनी इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन स्टैब्लिश कर ली थी कि ये सबसे बड़े हो गए थे बंगाल के नवाब के बाद। उसके बाद 1765 का बक्सर का युद्ध होता है और इनके पास क्या आ जाती है, इनके पास आ जाती है दीवानी अधिकार आ जाते हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा के। दीवानी अधिकार क्या होते हैं, दीवानी अधिकार होते हैं पैसे वगैरह से, रेवेन्यू कलेक्शन से संबंधित, इन सब का अधिग्रहण कर लेती है। अब जब रेवेन्यू कलेक्शन जैसे अधिकार आ जाते हैं तो ऑब्वियसली वो एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरते हैं। तो ये हमारा सेकेंड फेज हो गया 1765 तक। उसके बाद आता है 1765 से 1813 तक। इस फेज में हम देखेंगे पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस की नीति। तो रिंग फेंस की नीति में क्या होता है बेसिकली, देखिए थोड़ा सा टाइम पीरियड पर ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। 1765 बैटल ऑफ बक्सर हो चुकी थी और हाँ, ये लोग फ्रांस से छुटकारा पा चुके थे। अब फ्रांस इनके लिए एक ऐसा नहीं रह गया था एनिमी कि फ्रांस भी कब्जा कर सकता है इनको, इन्होंने अपनी स्टैब्लिश कर ली थी पावर। लेकिन अब इनके सामने इंटरनल चैलेंजेस थे। कौन कौन थे इंटरनल चैलेंजेस, मराठा और मैसूर। मराठास थे और मैसूर के हैदर अली। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा एंग्लो मराठा वॉर्स और एंग्लो मैसूर वॉर्स। ठीक है, तो इन लोगों से भी अंग्रेजों के वॉर हुए। इस समय पर इन्होंने क्या कोशिश करी, अब इनके खतरे से निपटने के लिए एक बफर स्टेट बनाने की कोशिश करी कि अगर कोई मराठा राज्य है और ये ब्रिटिश का राज्य है, यहाँ पर ब्रिटिश का अधिकार है, तो बीच में एक बफर स्टेट बना ले ताकि इनका सामना इनको डायरेक्टली ना करना पड़े। एक तरह से अपने चारों तरफ एक रिंग फेंस बना ले ताकि इनको थोड़ा प्रोटेक्शन मिल जाए। इस समय पर यह नीति अपनाई गई थी, इसीलिए इसको रिंग फेंस की नीति कहा जाता है। अब इसको देखते हैं, लिखा क्या है, मराठे और हैदर अली का लगातार खतरा
ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए एक समस्या बन गया था। इसीलिए इस स्थिति से निपटने के लिए इन्होंने इस नीति को अपनाया था और इसका उद्देश्य क्या था? कंपनी की जो सीमाएं हैं इनकी रक्षा करना और दुश्मनों के प्रत्यक्ष हमले से अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने क्या कर लिया था? बफर स्टेट बना ली थी, जो मैंने आपको अभी बता दिया। तो नाम से देखिएगा, एक रिंग फेंस बना ली थी। उसके बाद इन राज्यों का इस्तेमाल जो था ये अंग्रेजों ने दुश्मनों के खिलाफ करने के लिए किया था। ठीक है, आपको उदाहरण से समझ में आएगा। देखिए, जैसे एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, इसमें क्या किया था? हैदराबाद को एक बफर स्टेट बना लिया था और इसको एक बफर स्टेट के रूप में यूज किया था। एंग्लो मैसूर वॉर कहां पर हुआ था? कर्नाटक में। ठीक है, तो इसको कर्नाटक लिखेंगे या कर्नाटक जैसे भी लिखना हो, यहां पर वॉर हुआ था और हैदराबाद इसके पड़ोस में था और ये क्या बन गया था? ये अंग्रेजों का बन गया था बफर स्टेट। उसी रूप में हम देखते हैं कि अवध और रोहिलखंड जो थे ये बफर स्टेट बना लिए गए थे जब मराठों के साथ युद्ध हो रहा था। इस तरीके से इनकी रिंग फेंस की पॉलिसी इस समय पर चल रही थी और इसी समय पर रिंग फेंस पॉलिसी का विस्तार किया था। वेलेज़ली आए थे। वेलेज़ली कब आए थे? 1798 से 1805 के लगभग वेलेज़ली रहेंगे और इन्होंने रिंग फेंस की पॉलिसी का विस्तार करके क्या कर लिया था? सब्सिडियरी अलायंस की पॉलिसी ले आए थे। अब सब्सिडियरी अलायंस की पॉलिसी क्या थी? तो सब्सिडियरी अलायंस क्या थी? ये बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी और जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनके बीच में एक अलायंस था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा था कि हमारी आर्मी आपके उस क्षेत्र में रहेगी, इनके क्षेत्र में रहेगी और इनकी सुरक्षा करेगी। ठीक है, मतलब प्रिंसली स्टेट को अब अपनी आर्मी नहीं रखनी थी और इनकी जो आर्मी थी यानी बेसिकली मिलिट्री जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की रहेगी और इनकी सुरक्षा करेगी। साथ में इसके अलावा क्या था कि इनको ये भी नहीं अलाउड था कि किसी और यूरोपीय देश के लोगों को अपने यहाँ रख सके और एक ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यक्ति यहाँ पर परमानेंटली रेजिडेंट के रूप में रहना था। और इनका अगर किसी देश के साथ युद्ध होना, देश नहीं किसी और प्रिंसली स्टेट या किसी और बाहरी एक्सटर्नल पावर के साथ युद्ध होना है तो उसका निर्णय भी ईस्ट इंडिया कंपनी से पूछकर ही इनको लेना था, ऐसे अलाउड नहीं था। तो मेनली इनका प्रयास था कि ये जो राज्य थे, देशी रियासतें थी, उनकी पावर को कम करना और अपनी पावर को बढ़ाना। ठीक है, तो ये सब्सिडियरी अलायंस थी जो कि रिंग फेंस पॉलिसी का एक्सपेंशन थी। ये पॉइंट्स हमने देख लिए। फिर हम अगली स्टेज में आते हैं, ये है पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन यानी कि अधीनस्थ अलगाव की नीति। इसका टाइम पीरियड रहा है 1813 से 57 के बीच में। इस समय पर क्या होता है? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स 1813 से 23 के बीच में आते हैं और इन्हीं के समय पर ये अधीनस्थ अलगाव की नीति हमें दिखाई देती है, इसकी शुरुआत। इस पॉलिसी के अंतर्गत, इस नीति के अंतर्गत क्या था? रियासतों को कंपनी के अंदर लाया गया था ताकि वे अपने व्यापारिक हितों को बढ़ावा देने और मुनाफे को बढ़ावा देने के लिए भूमि, कृषि उपज या किसी भी प्रकार के राजस्व के मामले में जो भी लाभ चाहती थी उसको प्राप्त कर सके। तो अब ये एक स्टेप और आगे हो गया था। तो कुल मिलाकर इस पीरियड में सबऑर्डिनेट आइसोलेशन वाला जो पीरियड था, इसमें प्रिंसली स्टेट्स को अपना अधीन करने का प्रयास किया था और इनसे ज़्यादा से ज़्यादा जो मुनाफा प्राप्त हो सके उसका प्रयास किया था। इसी समय पर हम देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आती है यानी कि हड़प नीति, और इसको व्यपगत का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये लाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा और लॉर्ड डलहौजी जो है इनका कार्यकाल था 1848 से लेकर 56 के बीच में। ठीक है, इसके अंतर्गत कहा क्या गया था? व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत यदि कोई राजा अपने पुरुष या फिर मेल उत्तराधिकारी के अभाव में या उसकी अनुपस्थिति में उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो उनका किंगडम है वो किसके पास चला जाएगा? ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा। अर्थात मेल एयर की अनुपस्थिति में क्या होगा? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उनके एम्पायर को हड़प लेगी। ये इनका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। तो आपको पता है इसका काफी ज्यादा विरोध हुआ था और ये भी एक इम्पोर्टेंट रीजन था जिसकी वजह से 1857 का हमें विद्रोह देखने को मिलता है। तो ये 1857 तक चली। अब आप अगर याद हो तो 57 में विद्रोह हो गया और उसके बाद एक आया था 1858 का एक्ट, जिसकी वजह से काफी सारे चेंजेस हुए और उसी के परिणाम स्वरूप एक नया फेज हमको देखने को मिलेगा। फिलहाल इसके एक दो पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं इस फेज के। लिखा है कि विजय और विलय के बाद भी अलगाव बना रहा क्योंकि अंग्रेजों ने कभी भी रियासतों को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा नहीं माना था। ये कभी इनका जो ब्रिटिश एम्पायर था इसको इन्होंने अलग समझा और जो देशी रियासतें थी इसको इन्होंने अलग समझा, एक इन्होंने नहीं समझा था।
उन्होंने प्रशासन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को नियंत्रित किया और रियासतों को अन्य सामान्य मामलों के लिए बनाए रखा। यानी कि जो भी रेगुलर अफेयर्स थे वो प्रिंसेस करते थे और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उसका कंट्रोल इनके अंतर्गत आ गया था। फिर हम अगला फेज देखते हैं, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन। अभी तक अलगाव था, इन्होंने अपने अंदर नहीं समाया था, समाहित नहीं किया था बेसिकली। अब हम देखते हैं सबऑर्डिनेट तो रहे, लेकिन अब इन्होंने अपने साथ एक संघ बनाने का प्रयास किया, यानी कि सबऑर्डिनेट यूनियन, अधीनस्थ संघ की नीति आती है 1857 से 1935 तक के बीच में। अभी इससे पहले अधीनस्थ हम आइसोलेशन देखते हैं, सबऑर्डिनेट आइसोलेशन। अब सबऑर्डिनेट यूनियन आता है। आपको पता है 1858 के एक्ट के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से कंट्रोल डायरेक्ट किसके हाथ में चला गया था? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। उसी के परिणाम स्वरूप ये सारे बदलाव आए। 1857 के विद्रोह के दौरान राज्यों की वफादारी के कारण विलय की नीति को छोड़ दिया गया था। अब ऐसा डिक्लेयर किया गया था कि 1858 के बाद ऐसा कह दिया गया था कि अब ये जो विलय करे जा रहे हैं राज्यों के वो नहीं किए जाएंगे, ठीक है। और वे कंपनी के पक्ष में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बन गए थे। यानी कि अब इन लोगों ने क्या सोचा था, ब्रिटिशर्स ने, कि अब इनको हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करेंगे, कि हम हड़प रहे हैं इतने सारे राज्य, तो हड़पने वाला जो प्रोसेस था, टेरिटोरियल एक्सपेंशन का जो प्रोसेस था ब्रिटिशर्स का, वो 1858 से समाप्त हो गया था, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इन्होंने क्या किया, प्रिंसली स्टेट्स को एक टूल के रूप में प्रयोग किया, कि इनका प्रयोग करके अपने हितों की पूर्ति करने का प्रयास किया। ये टाइम पीरियड हमें ये दिखाई पड़ता है इस टाइम पीरियड में। उसके बाद तो अब क्या किया गया था कि अपने अंतर्गत शामिल ना करने के बजाय क्या करते थे, ये पदच्युत करते थे या दंड देते थे, क्योंकि एक यूनियन के रूप में बिहेव करने लगे थे प्रिंसली स्टेट्स को भी। मतलब जो प्रिंसली स्टेट्स के राजा थे वो अब इनके सबऑर्डिनेट तो थे ही, साथ में अलग नहीं थे, एक यूनियन के रूप में, एक संघ के रूप में, अपने पार्ट के रूप में इनको कंसिडर किया जाता था। और क्या कहा गया था, क्राउन की पूर्ण सर्वोच्चता पूर्व कल्पित और निहित राज अधीनता को दर्शाती थी। अब इन्होंने ये भी कह दिया था कि जो क्राउन है वो सुप्रीम पावर है, वो एब्सोल्यूट सुप्रीम है, और इसी के अंतर्गत पूरा राज्य आता है, पूरा देश आता है, चाहे वो ब्रिटिश एम्पायर हो चाहे वो प्रिंसली स्टेट्स हो, इन सबके ऊपर कौन था? ब्रिटिश क्राउन। उसके बाद राज्यों के लिए युद्ध, शांति या तटस्थता की घोषणा करने के अधिकार के साथ भारत सरकार का अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर पूर्ण और निर्विवाद नियंत्रण था। और इस फेज में हम क्या देखते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, इसका पूरा कंट्रोल था कि युद्ध, शांति और तटस्थता की जो भी घोषणा करनी होगी उसका अधिकार होगा, और साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय मामले होंगे, कोई एक्सटर्नल पावर के साथ अगर कोई मामला होगा तो वो भी उसका पूरा नियंत्रण किसके पास होगा? सरकार के पास। और सरकार कौन थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि सबऑर्डिनेट यूनियन का समय था। अब आता है 1935 से 1947 के बीच में पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन, समान संघ की नीति। 1935 में भी एक एक्ट आता है, अगर आपको पता हो, भारत सरकार अधिनियम का। इसने क्या कहा था, इसने एक अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा था, एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाएगा, जिसमें जो ब्रिटिश एम्पायर वाला, जो ब्रिटिश की प्रोविंसेस थे वो भी आएंगी, और साथ में कौन आएगा? जो प्रिंसली स्टेट्स हैं। इन दोनों को मिलाकर एक ऑल इंडिया फेडरेशन की कल्पना की गई थी 1935 के अधिनियम के माध्यम से। हालांकि ये पूरी नहीं हुई थी, ऑल इंडिया फेडरेशन नहीं बन सका था, उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन उसमें भी काफी सारे पॉइंट्स ऐसे थे जिसकी वजह से इसको नहीं बनाया गया था। रियासतों को ब्रिटिश भारत के साथ सीधे संवैधानिक संबंध में लाया जाना था। इस एक्ट के माध्यम से क्या करना था कि रियासतें जो थी ये ब्रिटिश इंडिया के साथ एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे में जुड़ जाती, और इस अधिनियम के तहत राज्यों को संघीय विधान के लिए प्रतिनिधित्व को भेजना था। यानी कि जो इसमें बननी थी फेडरल लेजिस्लेटिव, इसमें किसका पार्टिसिपेशन भी होना था? प्रिंसली स्टेट्स के भी नॉमिनेटेड मेंबर्स को इसमें जुड़ना था, जो ये ऑल इंडिया फेडरेशन बनता। फिर हम देखते हैं, देखिए, तो ये जो फेडरल लेजिस्लेटिव की बात ऊपर की गई है उसी के लिए लिखा हुआ है कि ये जो है कि आधी से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले जो राज्य थे उनके रैटिफिकेशन यानी कि अनुसमर्थन के अधीन था, और साथ में राज्यों की परिषद में आधी से अधिक जो सीटें थी उनके लिए भी ये बात करते हैं, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स के इसमें रिप्रेजेंटेशन की बात की गई थी। उसके बाद कहा गया है भारतीय राज्यों के प्रति समान संघ नीति के पीछे क्या उद्देश्य था। अब ऐसा क्या हो गया था कि इनको इक्वल फेडरेशन की नीति के बारे में ये सोचने लगे थे। तो इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय आंदोलन की जो बढ़ती शक्ति थी इसके विरुद्ध रियासतों की सहायता प्राप्त करना। अगर इक्वल फेडरेशन का दर्जा दिया जा रहा था
तो आपको पता है 1935 का समय था और इंडियन नेशनल मूवमेंट अपने पीक पर पहुंच चुकी थी, और ऐसे समय पर इनके लिए क्या ज़रूरी हो गया था ब्रिटिशर्स के लिए कि वो देशी रियासतों की ज़्यादा से ज़्यादा सहायता प्राप्त कर सकें, और जो इंडियन नेशनलिस्ट हैं उनका सामना करने में भी उनको हेल्प चाहिए थी। और इस चरण में हम ये भी देखते हैं कि जो देशी रियासतें थी वहाँ पर भी लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रहे थे और वो भी नेशनल मूवमेंट का हिस्सा बन रहे थे। देखिए लिखा हुआ है, इस चरण में रियासतों के लोगों ने नागरिक स्वतंत्रता और जिम्मेदार सरकार की मांग करनी शुरू कर दी थी, लेकिन अंग्रेज जो थे वो अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए रियासतों की मदद चाहते थे, इसीलिए ये इक्वल फेडरेशन की बात करते हैं। देखिए अब हमने ये पूरा देख लिया है, लेकिन अगर आपको याद रहे तो आप चाहें तो पॉज कर खुद कर सकते हैं। देखिए हमने ये जितने भी अभी स्टेजेस पढ़ी हैं इनको हम एक बार देख लेते हैं। स्टेजेस या फेजेस कुछ भी बोल लीजिए। तो ब्रिटिश पॉलिसी की जो पॉलिसी रही है बेसिकली इंडियन स्टेट्स की तरफ, उसको पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमने देखा था वो क्या देखा था, वो हमने देखा है रिलेटिव आइसोलेशन का। ठीक है, इस समय पर रिलेटिव आइसोलेशन था। ये पीरियड कौन सा था, 1740 से पहले का पीरियड था। उसके बाद आगे बढ़कर क्या देखते हैं, अभी तक आइसोलेशन था और ये लोग सबऑर्डिनेट थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब क्या हुआ, अब इनका स्ट्रगल शुरू होता है इक्वालिटी की तरफ। तो ये जो सेकेंड स्टेज है ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी है। ठीक है, स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी है विद इंडियन स्टेट्स फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ सबऑर्डिनेशन। अभी तक सबऑर्डिनेट पोजीशन में थे लेकिन अब इनको इक्वल आना था। ये 1740 से 65 का फेज है, अर्थात अधीनता की स्थिति से भारतीय राज्यों के साथ समानता के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का संघर्ष हमको इस फेज में दिखाई देता है। अगला कौन सा आता है, अगला आता है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। रिंग फेंस की जो नीति थी ये 1865 से 1765 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 1813 तक चलेगी। 1765 से 1813 तक चलेगी। और ये जो नीति है इसको एक्सपैंड किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था, और उन्होंने एक्सपैंड सब्सिडियरी अलायंस के रूप में किया था। चौथी कौन सी आ जाती है, चौथी स्टेज कौन सी है, चौथी है सबऑर्डिनेट आइसोलेशन की स्टेज। अब सबऑर्डिनेट कौन हो गया था, जो स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स थी, ये सबऑर्डिनेट हो गई थी। सबऑर्डिनेट और थी और साथ में इनको आइसोलेट कर रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये क्या टाइम पीरियड था, 1813 से 57 के बीच में इसका टाइम पीरियड था। और ये पॉलिसी लाई गई थी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के समय पर, और इसी में हमको दिखाई देती है, इसी समय पर सबऑर्डिनेट आइसोलेशन के समय पर ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी दिखाई पड़ती है। और आपको पता है रिवोल्ट हो गया था 1857 का, और उसके बाद 1858 में एक एक्ट आता है और उसी के माध्यम से इन लोगों की पॉलिसी जो है वो भी चेंज हो जाएगी। तो अब क्या होगा, इसके बाद होगा सबऑर्डिनेट यूनियन। सबऑर्डिनेट यूनियन की पॉलिसी हमको दिखाई देगी। और ये कब तक चलेगी ये पॉलिसी, तो ये पॉलिसी चलेगी 1857 से, पूरी 1857 से लेकर 1935 तक चलेगी। अब 1935 के लगभग एकदम पीक आ चुका था नेशनलिस्ट मूवमेंट्स का, और इनको जरूरत थी सहायता की प्रिंसली स्टेट्स की, नेशनलिस्ट को रोकने के लिए या नेशनलिस्ट के साथ डील करने के लिए इनको जरूरत थी। इसीलिए फिर हम छठी देखते हैं स्टेज, जिसमें क्या बात करते हैं, ये इक्वल फेडरेशन की बात करते हैं, जिसमें ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की भी बात की गई थी, हालांकि जो बना नहीं था। तो ये हमारी ये 6 स्टेजेस में हम डिफाइन कर सकते हैं ब्रिटिश की पॉलिसी क्या रही है इंडियन स्टेट्स के साथ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप भी अपने जब नोट्स बनाइए तो उसमें ऐसे पॉइंट्स कर लिख लीजिए, उसके बाद भले ही डिटेल में लिखिए, लेकिन अगर पॉइंट्स रहेंगे तो आपको ये सीक्वेंस में आसानी से याद रहेगा, राइट। तो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया है। आज हमने 3 टॉपिक्स देखे हैं, आगे हम और टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आपका कोई सजेशन है या आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट कर पूछिएगा, मैं प्रयास करूँगी उसका उत्तर देने का। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ।